गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बायो का चैप्टर 5, जिसका टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के अंदर पहुंचने से पहले अपन कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड जनरल बातें करते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कि इनहेरिटेंस और वेरिएशंस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है ना, यानी फ्लो ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर है जो जनरेशन टू जनरेशन फ्लो होते रहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर, वो जो प्रोसेस है वो कहलाती है इनहेरिटेंस। और ये जो प्रॉपर्टी है इसे ही हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, कि फ्लो ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये जो प्रोसेस होती है इसको तो हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। और जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक कैरेक्टर है उनका फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कहलाती है इनहेरिटेंस। तो डेफिनेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर हम बात करते हैं किसकी? वेरिएशंस की। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशंस का मतलब है डिफरेंसेस, कि जब जेनेटिक कैरेक्टर है उनका फ्लो जनरेशन टू जनरेशन होता है तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर आते हैं उन कैरेक्टर में कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं। इट मीन्स जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट की डिटो कॉपी नहीं होते, सेम टू सेम कॉपी नहीं होते, उनमें कुछ कैरेक्टर हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और वही डिफरेंसेस क्या कहलाती हैं? वेरिएशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपका ये है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर किस तरीके से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग से उनके ऑफस्प्रिंग में फ्लो होते हैं, ये चीज तो कहलाती है इनहेरिटेंस। ठीक है, या हेरिडिटी। और इनहेरिटेंस या हेरिडिटी के दौरान जो डिफरेंसेस आते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो कहलाती हैं वेरिएशंस। ओके, सबसे फर्स्टली हम इसके अंदर बात करते हैं किसकी? यहां हमने बात की हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी के बारे में जिस साइंस की ब्रांच के अंदर स्टडी की जाती है वो साइंस की ब्रांच कहलाती है जेनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी और वेरिएशंस। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज ए जेनेटिक्स। सबसे पहले जेनेटिक्स है उसके बारे में, जेनेटिक्स जो वर्ड है वो प्रोपाउंडेड किया गया था किसके द्वारा? विलियम बैटसन के द्वारा। ये आपका 10th में भी पढ़ा हुआ है, वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, और हेरिडिटी वर्ड किसने दिया था बता सकता है कोई? स्पेंसर ने। ठीक है ना, और विलियम बैटसन है उसने क्या दिया था? जेनेटिक्स वर्ड दिया था। तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशंस और इनहेरिटेंस इज नोन एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था? विलियम बैटसन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के। मेंडल है उसने सबसे पहले, मेंडल कौन था? ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, सबसे पहले हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में यानी कि इनहेरिटेंस के बारे में, एक ही शब्द में अपन इसे कह सकते हैं
इनहेरिटेंस के बारे में सबसे फर्स्टली स्टडी की थी किसने? ग्रिगोर जॉन मेंडल ने। ग्रिगोर जॉन मेंडल है, उन्होंने पी प्लांट लेकर के उस पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, और अपने कुछ लॉज दिए जिन्हें कहा गया मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, उसको सबसे पहले किसने दिया? ग्रिगोर जॉन मेंडल ने दिया। इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने स्टडी की और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए? पी प्लांट के ऊपर किए, जिसे गार्डन पी भी कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट है वो क्या है? पाइसम सटाइवम। इसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और पी प्लांट के अंदर उन्होंने क्या लिए? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए। ठीक है, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ट्रेड्स को अपन कैरेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिए? पी प्लांट के अंदर 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए। उन 7 पेयर्स को लेकर के इन्होंने क्या की? स्टडी की थी। और ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन कौन से थे वो अपन देखें तो सबसे फर्स्ट जो पेयर था वो था कलर ऑफ सीड। ठीक है, तो कलर ऑफ सीड में इन्होंने क्या लिया था? कलर ऑफ सीड के अंदर लिया था येलो एंड ग्रीन। ठीक है, इसमें ले लिया इन्होंने येलो एंड ग्रीन। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर, जैसे सीड के कलर के इन्होंने 2 अपोजिट कैरेक्टर ले लिए। ठीक है, इसके अलावा शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड के अंदर इन्होंने क्या ले लिए? 2 अलग अलग कैरेक्टर ले लिए, जैसे कि राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है, राउंड एंड रिंकल्ड का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल राउंड शीट है, और रिंकल्ड का मतलब यूं सलवटे पड़ा हुआ झुर्रीदार। ठीक है, इस तरीके का सीड है, तो ये 2 अलग कैरेक्टर इन्होंने ले लिए। इसके अलावा कलर ऑफ फ्लावर, नेक्स्ट इन्होंने कैरेक्टर लिया कौन सा? कलर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के कलर में इन्होंने 2 लिए, वॉयलेट एंड व्हाइट। तो इसके अंदर ले लिया हमने व्हाइट एंड वॉयलेट कलर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इन्होंने लिया था शेप ऑफ पॉड। शेप ऑफ पॉड, पॉड का मतलब होता है फली, यानी कि जो मटर के पौधे की जो फली है उसकी शेप ली इन्होंने कि वो कैसी है? फुल शेप में है या कंस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, फुल का मतलब क्या है कि फली जो बनी हुई है वो यो पूरी बनी हुई है, या फिर फली है उसके अंदर इस तरीके से क्या है? कंस्ट्रक्टेड है, उभार है। ठीक है, तो वो कैसी है? फुल है या कंस्ट्रक्टेड है। इसके अलावा कलर ऑफ पॉड। ठीक है, शेप ऑफ पॉड के बाद 7 कलर लिए थे, तो 7 कैरेक्टर लिए थे, तो नेक्स्ट ले लिया कलर ऑफ पॉड, यानी जो फली है उसका कलर इन्होंने लिया, तो उसके अंदर क्या क्या लिया? ग्रीन एंड येलो, ग्रीन एंड येलो। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिया इन्होंने फ्लावर की पोजीशन और स्टेम की हाइट, पोजीशन ऑफ फ्लावर, और नेक्स्ट लिया हाइट ऑफ स्टेम। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ फ्लावर है, उसके अंदर इन्होंने कौन कौन सा लिया? एक्साइल और टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि जो नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ बता रही हूँ कि पोजीशन ऑफ फ्लावर का मतलब क्या है। 2 वर्ड आते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर के लिए, एक तो होता है एक्साइल और एक होता है टर्मिनल। ठीक है, एक्साइल का मतलब क्या है वो देखिए कि जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये क्या लगी हुई है? बर्ड्स लगी हुई है, यहाँ इसके लगा हुआ है फ्लावर। ठीक है, तो इन ब्रांच है, इन या फिर ऊपर है, ये कुछ भी है, इसका अलग अलग पार्ट है, ये जो ब्रांच निकल रही है इन ब्रांच के एक्सिस से, ठीक है, और यहाँ फ्लावर लग गया तो उसको हम कहते हैं एक्साइल फ्लावर। ठीक है ना, यानी इंटरनोड जो प्रेजेंट है उनके इंटरनोड के जस्ट पास से
एक्साइल से जो फ्लावर निकलता है, एक एक्सिस से जो फ्लावर निकलता है, तो ऐसा फ्लावर कहलाता है कौन सा, एक्साइल। और टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा पौधा है, इसके ये स्टेम निकली हुई है और लास्ट टर्मिनल के ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्लावर लगा हुआ है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है टर्मिनल। तो इन्होंने पोजीशन ऑफ फ्लावर है उसमें 2 कैरेक्टर्स लिए थे, एक तो एक्साइल और एक टर्मिनल, यानी पौधा है उसके ऊपर फूल है, वो या तो एक्सिस से लगे हुए हैं तो एक्साइल, और लास्ट टिप के ऊपर लगे हैं तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनल। स्टेम हाइट में 2 कैरेक्टर ले लिया, हाइट ऑफ स्टेम में कौन कौन से ले लिए, एक तो टॉल और एक ले लिया ड्वार्फ। ठीक है, तो मेंडल ने, ग्रिगोर जॉन मेंडल ने इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए पी प्लांट यानी गार्डन पी है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और गार्डन पी के उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए, यानी अपोजिट कैरेक्टर लिए, और उनके बीच में क्रॉस करवा करके फिर अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है उनको दिया। तो सबसे फर्स्टली उन्होंने क्या कैरेक्टर लिया, कलर ऑफ सीड, यानी सीड येलो कलर का है या ग्रीन कलर का है। दूसरा लिया शेप ऑफ सीड कि वो राउंड और रिंकल है। तीसरा लिया कलर ऑफ फ्लावर कि फ्लावर व्हाइट कलर के हैं और वायलेट कलर के हैं। शेप ऑफ पॉड यानी फुल है या फिर वो कैसी है, कंस्ट्रिक्टेड है। कलर ऑफ पॉड, पॉड का ग्रीन और येलो कलर इन्होंने लिया। पोजीशन ऑफ फ्लावर में क्या लिया कि कुछ फ्लावर है वो तो एक एक्सिस के ऊपर लगे हैं तो उनको तो कह दिया एक्साइल, और जो लास्ट टिप के ऊपर लगे हैं उनको क्या कह दिया, टर्मिनल। ये 2 कैरेक्टर इन्होंने लिए किसके, पोजीशन ऑफ फ्लावर के। और लास्ट 7th जो कैरेक्टर लिया वो इनका कौन सा था, हाइट ऑफ स्टेम, जिसके अंदर 2 अल्टरनेटिव ट्रेट्स रखे गए, कौन कौन से, टॉल एंड ड्वार्फ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेंडल ने क्या लिए, पाइसम सटाइवम के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिफरेंट 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं वो लिए थे। ठीक है, और इन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं इनके बीच में इन्होंने क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करवाया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि 2 अपोजिट जो कैरेक्टर हैं उन 2 अपोजिट कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाने पर जो नई वैरायटी प्रोड्यूस होगी तो वो कहलाती है हाइब्रिड वैरायटी। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने हाइब्रिड वैरायटी ऑब्टेन करने के लिए किया तो इनको क्या कहा गया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मेंडल ने किसके ऊपर किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट के ऊपर किया, गार्डन पी पे किया। ठीक है, और फिर इन्होंने अपने जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने में इन्होंने लगभग कितने टाइम लिया था, 7 इयर्स का टाइम इन्होंने अपने इन एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए लिया। और आफ्टर 7 ईयर जब इन्होंने पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार कर ली तो उसे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी के अंदर सेंड कर दिया गया। ठीक है, और ये नेचुरल हिस्ट्री जो है ब्रून सोसाइटी की, इसके अंदर फिर इसकी क्या की गई, वापस जांच की गई, और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं को ये टॉपिक दिया गया, और फिर वापस ये देखा गया कि मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में जो रिजल्ट दिए हैं क्या वही रिजल्ट हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मेंडल ने जैसे ही ब्रून सोसाइटी में अपने एक्सपेरिमेंट दे करके उनकी जो थीसिस जमा करवा दी तो उसके बाद रीडिस्कवरी की गई मेंडलिज्म की। बच्चों 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, मेंडलिज्म की जो रीडिस्कवरी है वो किस किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, 3 साइंटिस्ट हैं उन्होंने की थी। फर्स्ट थे ह्यूगो डिब्रीज, सेकंड थे कार्ल कोरेंस और थर्ड थे एरिच वॉन सेनमार्क। ठीक है, ये चीज आपकी 10th में भी पढ़ी हुई है कि 3 साइंटिस्ट हैं उन्होंने मेंडल्स लॉज हैं उनकी इन क्या की, रीडिस्कवरी की, और फिर उन्होंने प्रूव कर दिया कि मेंडल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं इनहेरिटेंस के वो बिल्कुल राइट है। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके सेम रिजल्ट ऑब्टेन किए गए तो उसके बाद मेंडल को उपाधि दी गई किसकी, फादर ऑफ जेनेटिक्स की। तो क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इसमें आएगा ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है ना, कि ग्रिगोर जॉन मेंडल है उनको किस नाम से जाना जाता है,
फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और तीनों साइंटिस्ट ने जब रीडिस्कवरी की, सेम रिजल्ट ऑब्टेन किया, तो उसके बाद ही इनको उपाधि दी गई, किसकी? फादर ऑफ जेनेटिक्स की। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है वो किस किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है ना, तो मेंडल के यानी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल यदि अपन देखें तो वो किस किस के ऊपर डिपेंड थे। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है वो मैन क्या क्या बातें उसके अंदर आपको पढ़नी है। फर्स्ट, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो किसके ऊपर किए? पी प्लांट के ऊपर किए, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, दूसरी मेन बात क्या पूछी जाती है इसके अंदर कि मेंडल ने जो आर्टिफिशियल या क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, तो उनके थ्रू ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज हैं उनको भी ऑब्टेन किया गया। यानी मेंडल एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दी, साइंटिस्ट नहीं थे सॉरी, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है कि डिफरेंट टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है उनको लेकर के उनके बीच में क्रॉस करवाया था। तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पोलिनेशन करवा करके अपने रिजल्ट दिए थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मेन बात थी कि वन टाइम के वन कैरेक्टर है, ठीक है, उसी की स्टडी, ठीक है, उन्होंने क्या की, वन टाइम में की। यानी एक बार में उसने केवल एक ही कैरेक्टर है उसको लेकर के स्टडी की थी। इसके अलावा नेक्स्ट बात क्या आती है कि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट करवाए थे। अब इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू। ठीक है, तो मोनो का मतलब वन है, इसका मतलब एक ही कैरेक्टर के टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं उनको लेकर के उनके बीच में क्रॉस करवाना मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। जैसे अपन आगे मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां फिर आपको मैं बताऊंगी कि मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, वन कैरेक्टर लेकर के उसी के अपोजिट जो ट्रेट्स हैं उनके बीच में क्रॉस करवाना। जैसे मेंडल ने हाइट का सिम्टम्स लिया और उस हाइट में उसने क्या लिया, टॉल और ड्वार्फ। ठीक है ना, DWARF। ठीक है, तो इसने क्या लिए, टॉल एंड ड्वार्फ, दो अपोजिट कैरेक्टर लिए। अब टॉल लंबाई का मतलब और ड्वार्फ छोटे का मतलब, ये दोनों किसके हैं, एक ही लेंथ या हाइट है उसके दो अपोजिट कैरेक्टर हैं। तो एक ही कैरेक्टर है उसके टू अपोजिट कैरेक्टर को लेकर जो क्रॉस कंडक्ट करवाया जाता है वो कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और कोई भी टू कैरेक्टर लेकर के, ठीक है, टू कैरेक्टर्स लेकर के उनके बीच में जो क्रॉस करवाया जाता है वो क्या कहलाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है ना, तो दो कैरेक्टर कौन कौन से ले लिए, जैसे शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, ये दो कैरेक्टर ले लिए, तो उस दोनों के कलर भी अलग लिए, दोनों की शेप है वो भी राउंड एंड रिंकल अलग अलग ले ली, तो दो कैरेक्टर लेकर के उनके बीच में क्रॉस करवा दिया तो वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपन बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस की। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली डेफिनेशन मैंने आपको बता दी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दूसरी मैंने आपको बता दी डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ F1 जनरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है F2 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब क्या है कि जो भी पेरेंटल जनरेशन ले ली उस पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस करवाने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन होती है उसे कहा जाता है F1 जनरेशन। ठीक है, और F2 जनरेशन का मतलब क्या है कि पेरेंट जनरेशन में क्रॉस करवा करके सबसे पहले तो ऑब्टेन की F1 जनरेशन, फिर उस F1 जनरेशन को एज ए पेरेंट रख करके
उनमें क्रॉस करवा करके F2 जनरेशन जो ऑब्टेन करते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन जो ऑब्टेन करते हैं वो जनरेशन कहलाती है F2 जनरेशन। तो F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F2 का मतलब होता है सेकंड फीलियल जनरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 और सेकंड फीलियल जनरेशन है वो कहलाती है F2। नेक्स्ट जो वर्ड आएंगे आपके सामने वो है होमोजाइगस और एक आता है हेट्रोजाइगस। होमो का मतलब होता है आइडेंटिकल या सिमिलर और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है ना, तो होमोजाइगस का मतलब क्या है कि हमने जो एलील लिए हैं, जो जीन हमने किसी एक एलील के अंदर लिए हैं, अगर वो पेयर में प्रेजेंट जीन आइडेंटिकल है तो वो तो कहलाते हैं होमोजाइगस। फॉर एग्जांपल जैसे मेंडल ने क्या लिया था, टॉल एंड ड्वार्फ, दो कैरेक्टर लिए और उनके बीच में उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो यहाँ इन्होंने जो पेयर में जीन लिया, टॉल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी लिया, तो ये एक पेयर के दोनों जीन कैसे हैं, आइडेंटिकल है, सिमिलर है, तो ये कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस। और अगर मान लो ये होता हेट्रोजाइगस, क्या होता कि जैसे टॉल तो है बट ड्वार्फनेस का सिम्टम छिपा हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरीके का अगर इसके एलील में वो पेयर प्रेजेंट है जीन के, क्रोमोसोम के, तो वो कंडीशन कहलाती है हेट्रोजाइगस। ठीक है, या इसको हम ये कह सकते हैं हाइब्रिड टोल। हाइब्रिड टोल की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहलाती है, हेट्रोजाइगस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आपका आता है एक डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरा आता है रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, इफेक्टिव। ठीक है, कि पेरेंट जनरेशन के अंदर जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो मेल और फीमेल में से जो कैरेक्टर क्या होता है, इफेक्टिव होता है, वो तो ऑफस्प्रिंग के अंदर उत्पन्न हो जाता है और जो इफेक्टिव नहीं होता वो एज ए रिसेसिव कैरेक्टर उस ऑफस्प्रिंग के अंदर छिपा हुआ रह जाता है। तो वो कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है वो कहलाता है डोमिनेंट कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, छिपा हुआ रहता है, उसे कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। जैसे देखो कि इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो ये F1 जनरेशन ऑब्टेन हो गई। इस F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे कैसे हैं, टॉल हैं, लेकिन वो टॉल कैसे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक है ना, तो हेट्रोजाइगस टॉल होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर है वो तो टॉल है, लेकिन ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है वो भी रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट है। तो वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो तो कहलाता है डोमिनेंट कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो कहलाता है रिसेसिव कैरेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, एक आपके इसके अंदर डेफिनेशन आती है जीन। व्हाट इज जीन? जीन का मतलब क्या है? सबसे पहले जॉनसन ने जीन सब वर्ड है उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और जीन है वो क्या बताया कि क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है उस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पर जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, तो ये क्रोमोसोम है जो मैंने यहाँ आपको 2 आर्म्स से दिखाया, ये बीचों बीच होता है सेंट्रोमियर और बाहर की तरफ होती है आर्म्स। इन आर्म के ऊपर, ठीक है, हर जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली एक यूनिट प्रेजेंट होती है और उस यूनिट को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ डेफिनेशंस जो मैंने आपको इसके मेंडल के लॉज है उसमें काम में लेंगे, और इसके बाद अपन स्टडी करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, उसको समझने के लिए हमें ये डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी। तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए कि मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल है, उसके एक्सपेरिमेंट्स की जब रीडिस्कवरी की गई, किस किस के द्वारा?
इरिच वॉन सेनमार्क के द्वारा, ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा, कार्ल कोरेंस के द्वारा, तो उन्हें नेम दे दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ये उपाधि है फादर ऑफ जेनेटिक्स की, ये इन्हें लगभग 1882 से 1884 के अंदर दी गई थी। ठीक है ना, 1882 से 1884 में इन्हें क्या दिया गया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई थी। उसके बाद क्या एक्सपेरिमेंट जो किए मेंडल ने, उसके लिए कौन कौन सी मेन बातें, डेफिनेशंस आपको ये लर्न करनी है, वो मैंने आपको बता दी। कि सबसे पहले मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट या गार्डन पी भी कह सकते हो, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। दूसरी मैंने आपको बात की कि मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। इसका मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि मेंडल ने गार्डन पी है उसके 7 अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, उनको लेकर के उनके बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो डिफरेंट करेक्टर लेकर के क्रॉस करवाया, यानी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। एक टाइम में उन्होंने एक ही करेक्टर को लेकर के उसकी स्टडी की है, ठीक है, ताकि उन्हें रिजल्ट है वो अच्छे से मिले। उसके बाद कुछ है डेफिनेशंस रिलेटेड टू मेंडल्स लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में केवल एक करेक्टर को लेकर के उसके एलिल्स के बीच में क्रॉस करवाया, तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब 2 करेक्टर लेकर के उनके बीच में क्रॉस करवाया, तो वो कहलाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन है, उनके गैमेट्स के बीच क्रॉस करवाने पे जो फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन होती है वो कहलाती है F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F2 जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन है उसे एज ए पेरेंट रख करके उनके गैमेट्स के बीच में क्रॉस करवा करके जो नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन की जाती है वो कहलाती है F2 जनरेशन या सेकंड फिलियल जनरेशन। नेक्स्ट मीनिंग आता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमो का मतलब होता है आइडेंटिकल, यानी एक पेयर के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है या जो एलील्स प्रेजेंट हैं, एलील के पेयर में पाए जाने वाले दोनों जो क्रोमोसोम अगर एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं, तो उसे कहा जाता है होमोजाइगस। और अगर वो डिफरेंट है जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट हमने पढ़ा डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर, वो करेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो तो कहलाते हैं डोमिनेंट करेक्टर, ठीक है। और वो करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, छिपे हुए रह जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है रिसेसिव करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने फर्स्ट जनरेशन में क्या किया, हेट्रोजाइगस टर्न प्लांट है उनको ऑब्टेन किया। इसका मतलब टॉलनेस का करेक्टर है वो तो डोमिनेंट है, बट ड्वार्फनेस का करेक्टर है वो यहाँ रिसेसिव करेक्टर है। उसके बाद हमने बात की जीन की, कि जीन क्या होता है, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जेनेटिक यूनिट जो कि जेनेटिक करेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करती है, उसे कहा जाता है जीन, ठीक है। और बहुत सारे जीन हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, जिनके ऊपर हर करेक्टर को कंट्रोल करने वाले लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इस चैप्टर 5 का जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टडी करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और मेंडल के 3 लॉज हैं जो आपके 10th क्लास में भी स्टडी की हुई है। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इन लॉज की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।